हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स बताऊंगी। नंबर 1 है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। नंबर 2 रिव्यूइंग लिटरेचर। नंबर 3 सेटिंग रिसर्च क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस। नंबर 4 चूजिंग द स्टडी डिज़ाइन। नंबर 5 डिसाइडिंग ऑन द सैम्पल डिज़ाइन। नंबर 6 कलेक्टिंग डेटा। नंबर 7 प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। नंबर 8 राइटिंग द रिपोर्ट। आइए अब इसे अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहला है समस्या की पहचान करना। समस्या की पहचान करना या इसे समस्या का सूत्रीकरण भी कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें समस्या क्या है। अपनी प्रॉब्लम को जानते हैं, जिससे हम उस समस्या के बारे में समस्या का समाधान खोजेंगे। ठीक है? इस समस्या की पहचान में जो सोपान प्रयुक्त होते हैं, यानी किन स्टेप्स का क्या-क्या बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वो सब चीज़ें हैं। सबसे पहला है शोध के व्यापक क्षेत्र की पहचान की जाती है। नंबर 2 व्यापक क्षेत्र को उप क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। अभी मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊँगी। नंबर 3 तत्पश्चात रुचि के क्षेत्र का चयन किया जाता है। लास्ट है क्षेत्र में शोध प्रश्न या समस्या को चयनित किया जाता है या चिन्हित किया जाता है। देखिए, जैसे मैं सबसे पहले एक एरिया देख लूँगी कि उत्तराखंड की समस्याएँ, माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की, मैंने ये सोच लिया। अब ये उत्तराखंड बहुत बड़ा हो गया, तो मैं उसे थोड़ा-सा उप क्षेत्र यानी थोड़ा एरिया छोटा करूँगी। तो उसमें से मैंने सोच लिया कि मैं कुमाऊँ मंडल का कर रही हूँ, ठीक है? अब अपने इंटरेस्ट को देख लूँगी कि मेरा इंटरेस्ट किस फ़ील्ड में है। अपने इंटरेस्ट को इसलिए जाना जाता है क्योंकि हम अपनी रुचि के अनुसार अगर कार्य करेंगे तो वो कार्य और अच्छा होता है, ठीक है? लास्ट है जो हमारा क्षेत्र है उसमें शोध समस्या या शोध प्रश्न का चयन किया जाता है। जैसे मैंने समस्या ये बना दी कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की समस्याओं का अध्ययन करना, ठीक है? अब उपरोक्त सोपान से शोध समस्या का चयन या समस्या की पहचान की जाती है। समस्या की पहचान कर लेने के उपरांत हम क्या-क्या करते हैं, समस्या का परिभाषीकरण, फिर उसका सीमांकन करते हैं और लास्ट में उसको व्यावहारिक रूप दिया जाता है, ठीक है? अब आ गया अगला स्टेप, वो है रिव्यू लिटरेचर यानी संबंधित साहित्य का अध्ययन। अब हमारी जो प्रॉब्लम है, जैसे मैंने लिया माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की समस्या, तो इससे रिलेटेड जितने पहले रिसर्च हो चुकी है उनको सर्च करेंगे। उसी से हमारी परिकल्पना का निर्माण होता है और उसी से हमें रिसर्च डिज़ाइन या एनालिसिस, कलेक्शन इन सब में हेल्प मिलती है। आगे के स्टेप्स में हेल्प मिलती है। तो जैसे मेरा है माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की समस्याओं का अध्ययन, तो माध्यमिक स्तर में जितने भी रिसर्च हुए हैं उनको पढ़ेंगे हम, उनकी स्टडी करेंगे, फिर प्रॉब्लम्स की स्टडी करेंगे, ठीक है? और स्टूडेंट पे जो रिसर्च हुई है उसकी भी स्टडी, या उत्तराखंड में जितने भी रिसर्च हुई हैं उनकी स्टडी। इन सब से हमें कुछ ना कुछ कंक्लूज़न निकलेगा हमारा। ये सब हमें कहाँ से मिलता है? ये मिलता है पत्रिकाओं से या सूचनाओं से। ये सबसे मेन है लाइब्रेरी में जो शोध ग्रंथ होते हैं, पुराने शोध होते हैं, डिसर्टेशन होती है, उनसे हेल्प ली जा सकती है। संबंधित साहित्य की समीक्षा से शोधार्थी अपनी समस्या के विभिन्न पहलुओं से परिचित होता है। उसी के आधार पर संभावित समाधान प्राप्त कर पाता है और शोध के उद्देश्य भी निर्धारित कर पाता है। साहित्य की समीक्षा द्वारा ही शोधार्थी समस्या पर सुचारू रूप से ध्यान केंद्रित कर पाता है। इससे शोध की प्रामाणिकता में भी सुधार लाने में सहायता मिलती है। चरों का चयन करने में भी सहायता मिलती है। साहित्य की समीक्षा के मुख्य स्रोत क्या-क्या हैं? पत्रिकाएँ, पत्र-पत्रिकाएँ हो गई या पुस्तकालय हो गया, उससे हम शोध ग्रंथ देख सकते हैं। शोध के अंत में संबंधित साहित्य के अवलोकन के स्रोत को संदर्भ ग्रंथ सूची में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। यानी हम जिस शोध को हम पढ़ के हम उससे हेल्प लेते हैं, वो हम अपने संदर्भ ग्रंथ में उसे सूचीबद्ध भी कर देते हैं, ठीक है? तीसरा स्टेप है शोध प्रश्न, उद्देश्य या परिकल्पना का निरूपण करना। अब देखो, हमने रिव्यू लिटरेचर, जो उससे रिलेटेड लिटरेचर है उसका रिव्यू कर लिया, तो उससे हमें हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिलती है। शोध प्रश्न या परिकल्पना, इनका निर्माण हम अपने शोध के अनुसार करते हैं। अगर मेरा ऐतिहासिक शोध है, तो उसमें मैं शोध प्रश्न का निर्माण करूँगी, और अगर मेरा प्रयोगात्मक शोध है,
तो उसमें मैं परिकल्पना का निर्माण करूँगी जिससे उस पे उसकी टेस्टिंग हो सके। ठीक है? शोध प्रश्न ये होते हैं कि उनका हम व्याख्या करके उनका बस उत्तर ज्ञात करते हैं। वो गुणात्मक, मात्रात्मक दोनों हो सकते हैं। लेकिन परिकल्पनाओं का निर्माण करने में उनकी टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास जो डेटा होता है, वो मात्रात्मक ही होना चाहिए, क्वांटिटेटिव, जिसका मेज़रमेंट किया जा सके, तभी हम परिकल्पना की टेस्टिंग कर पाते हैं। ठीक है? उद्देश्यों का निरूपण, जो हमारी समस्या है, उसके बाद जो-जो चीज़ें हमें ज्ञात करनी है अध्ययन के आधार पर, शोध के अध्ययन से, उन्हें हम उम, उद्देश्य के रूप में लिख लेते हैं। जैसे उद्देश्यों को लिखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला देख लीजिए, उद्देश्य के शब्द स्पष्ट एवं विशिष्ट होने चाहिए। अध्ययन में हर एक पहलू के लिए अलग उद्देश्य निर्धारित किया जाना चाहिए। उद्देश्यों को संख्या के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है और उद्देश्य मुख्यतः इन शब्दों के साथ प्रारंभ होते हैं, जैसे यह पता लगाना या यह मापना या यह स्पष्ट करना या यह निर्धारित करना। जैसे मेरा शोध था माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की समस्याओं का अध्ययन। तो इसका उद्देश्य होगा कि माध्यमिक स्तर, सबसे पहला तो हो गया माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की समस्याओं का निर्धारण करना। दूसरा हो गया यह पता लगाना कि माध्यमिक स्तर में छात्र-छात्राओं की समस्याओं में कोई अंतर है या नहीं। अगला ये हो गया कि हमें ये पता लगाना है कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याओं में क्या अंतर है। फिर अगला हो गया व्यावसायिक समस्याओं में क्या अंतर है। अगला हो गया पर्सनल व्यक्तिगत समस्याओं में क्या अंतर है। इस तरह उद्देश्य निर्धारित करते हैं और उद्देश्यों के आधार पर ही शोध प्रश्न या परिकल्पना का निर्माण होता है। शोध प्रश्न तो ये होते हैं कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की समस्याओं का माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की क्या-क्या समस्याएँ हैं या शैक्षिक समस्याएँ कैसी हैं, लड़कियों को अधिक समस्याएँ हैं या लड़कों को अधिक, ये शोध प्रश्न हो गए। इनका अध्ययन करने के लिए हमें मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों प्रकार के डेटा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? अब अगला हो गया परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब क्या होता है? किसी भी समस्या का संभावित समाधान। जैसे मेरी कोई समस्या है कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की समस्याओं का अध्ययन करना। तो मेरा परिकल्पना क्या हो गई कि माध्यमिक स्तर के जो विद्यार्थी हैं, उनकी समस्याओं में कोई अंतर नहीं है। या हम कह सकते हैं कि हम शोध में शून्य परिकल्पना का निर्माण करते हैं, जिससे हमें दिशा पता ही नहीं होती कि लड़कियों को अधिक समस्या है या लड़कों को। तो मेरा शून्य परिकल्पना क्या बनेगी कि माध्यमिक स्तर के छात्र व छात्राओं की शैक्षिक समस्याओं में कोई अंतर नहीं है। दूसरी बन जाएगी माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं की व्यावसायिक समस्याओं में कोई अंतर नहीं है। ठीक है? तो आप समझ गए होंगे शून्य परिकल्पना क्या है, जिसमें दिशा विहीन होता है, जो गैर दिशात्मक होता है, जिसमें हमें दिशा का पता नहीं चलता कि वो बालिकाओं की तरफ जा रहा है या बालकों की तरफ या कुछ भी, कोई भी हमारा टॉपिक है। ठीक है? अगर हम दिशा का पहले ही पता लगा लेंगे, तो उससे हमारे थोड़ा-सा शोध में पक्षपात आ जाता है। हम उसी डायरेक्शन को मूव करने लग जाएँगे जो हमारी परिकल्पना होगी। ठीक है? इसलिए दिशा विहीन परिकल्पना का निर्माण करना चाहिए। अब अगला है प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन, यानी अनुसंधान अभिकल्प तैयार करना। अब ये हो गया रिसर्च डिज़ाइन। इसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं कि हम आँकड़े कैसे कलेक्ट करेंगे। देखो कुछ प्रमुख बातें हैं। अच्छा पहले थोड़ा-सा जान लेते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? शोध का सबसे महत्वपूर्ण चरण शोध अभिकल्प या डिज़ाइन माना जाता है, जिसे शोध की रूपरेखा या ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। ब्लूप्रिंट से आप समझ गए होंगे कि हम किस तरह रिसर्च करेंगे, वो पूरा तैयार करना। अब पीवी यंग ने क्या कहा है, क्या, कहाँ, कब, कितना, किस तरीके से इत्यादि के संबंध में निर्णय लेने के लिए किया गया विचार, अध्ययन की योजना या अध्ययन अभिकल्प का निर्माण करता है। ठीक है? शोध अभिकल्प तैयार करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला, प्रतिदर्श यानी जो न्यादर्श हो, सैंपल प्राप्त करने के लिए हमें विधियों का अध्ययन करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि क्या-क्या विधियाँ हैं। उसी के अनुसार हम अपने शोध के अनुसार विधि का चयन करेंगे। जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि कितनी विधियाँ हैं
या किस शोध के लिए कौन-सी विधि का चयन किया जाता है, तो हम शोध विधि का चयन नहीं कर पाएँगे। इसलिए हमें सैंपल मेथड पता होना चाहिए, ठीक है? कितने टाइप के हैं। अगला है अध्ययन में प्रयोग किए जाने वाले अवलोकन विधियों व स्थितियों के संबंध का अध्ययन। इसका मतलब ये हो गया कि हम किस तरह डेटा कलेक्ट करेंगे, कौन-सी मेथड का यूज़ करेंगे, कौन-सा टूल लेंगे, मतलब प्रश्नावली लेंगे या साक्षात्कार या अवलोकन, इन सब चीज़ों का भी अध्ययन करना पड़ता है। अगला है सांख्यिकीय अभिकल्प। अब है हम क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस करेंगे या क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, यानी मात्रात्मक आंकड़ा विश्लेषण करेंगे या गुणात्मक। ये हमारे शोध पे निर्भर करता है, ठीक है? अगर ऐतिहासिक रिसर्च होगी तो उसमें हम कौन-सा करेंगे? गुणात्मक गुणात्मक आंकड़े विश्लेषण करेंगे, ठीक है? अब लास्ट है प्रक्रिया या परिचालन अभिकल्प के संबंध में। ये है कि मुझे कौन-सा डेटा एनालिसिस करना है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, ठीक है? इसमें ये सब चीज़ें हैं। फिर शोध अभिकल्प प्रस्तावित शोध की एक ऐसी रूपरेखा होता है, जिसे वास्तविक शोध कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व व्यापक रूप से सोच समझ के पश्चात तैयार किया जाता है, ठीक है? अब शोध जो हमारा अभिकल्प है, उसके अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें आती हैं, हम क्या-क्या सोचते हैं उसमें? प्रतिदर्श विधि का चयन करना, आंकड़े संकलन में प्रविधि का चुनाव करना, विश्लेषण विधि, विश्लेषित आंकड़ों की व्याख्या करने की विधि, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, ठीक है? अगला है सैंपलिंग डिज़ाइन यानी सिलेक्टिंग सैंपल। अब देखो जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरा टॉपिक था माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की समस्याओं का अध्ययन करना। अब इसमें मैंने सबसे पहले क्या कहा? उत्तराखंड। उत्तराखंड को सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, क्या? कुमाऊँ और गढ़वाल, ठीक है? उसके बाद कुमाऊँ भी बहुत बड़ा हो गया, तो मैंने कुमाऊँ को, कितने ज़िले हैं वहाँ? 6 ज़िले, तो उसे 6 ज़िलों में डिवाइड करा और उधर 7 हैं। 7 ज़िलों में से अब दोनों कुमाऊँ और गढ़वाल दोनों में से 2-2 ज़िलों का चयन किया लॉटरी सिस्टम से। तो ये सारा सैंपल डिज़ाइन हम इसमें करते हैं, ठीक है? उसके बाद लास्ट में हम ये देखेंगे कि स्कूल जाएँगे तो किस तरह से आंकड़े एकत्र करेंगे, कहाँ से किस विधि से आंकड़े एकत्र करेंगे, रैंडम सैंपलिंग लेंगे या क्लस्टर सैंपलिंग, ये सब हम यहाँ डिसाइड करते हैं, ठीक है? इसके लिए भी आपको ये पता होना चाहिए कि सैंपल टेक्नीक क्या-क्या होती हैं। इसमें थोड़ा-सा देख लेते हैं न्यादर्स के प्रकार क्या-क्या होते हैं, प्रोबेबल सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग, संभावित न्यादर्स और असंभावित न्यादर्स। संभावित न्यादर्स वो होते हैं जिसमें जो हमारी पॉपुलेशन होती है उसमें जितने भी मेंबर होते हैं उन सब के आने की संभावना होती है, इक्वल होती है, ठीक है? वो होता है संभावित न्यादर्स। और असंभावित न्यादर्स वो होता है जिसमें हम अपनी स्वेच्छानुसार, अपनी सुविधानुसार आंकड़ों का चयन करते हैं और इसमें कोई रूल रेगुलेशन का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है? अब 6 हमारा क्या था? 6 देख लेते हैं। छठा है हमारा कलेक्टिंग डेटा। अब हम इसमें देखते हैं कि हम डेटा कैसे एकत्र करते हैं। डेटा को एकत्रीकरण करने के लिए हमें यहाँ पे भी ये पता होना चाहिए कि किन-किन मेथड से आंकड़ों का आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, यानी इसमें हम टूल डिसाइड करते हैं। टूल मतलब एक तरीका जिसकी हेल्प से हम आंकड़े एकत्र करते हैं। तो वो टूल क्या-क्या हैं? अवलोकन हो गया, प्रश्नावली हो गई और अनुसूची हो गया, साक्षात्कार, ठीक है? प्रश्नावली में 2 टाइप के हो सकते हैं। हम खुद जाके प्रश्न बच्चों से फिल करवाएँ या मेल द्वारा हमने उन्हें क्वेश्चन भेज दिए और उन्होंने हमें आंसर टिक करके फिर से मेल कर दिया। तो ये मेल प्रश्नावली हो गई। तो इस तरह से हम न्यादर से आंकड़े एकत्र करते हैं, ठीक है? अगला आ गया हमारा प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा मतलब प्रदत्तों का प्रसंस्करण और विश्लेषण। अब प्रदत्तों को कैसे उसकी प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के लिए हम क्या करते हैं? उसकी कोडिंग करते हैं। जैसे मैंने माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की समस्याओं का अध्ययन किया, तो बच्चों ने मैंने जो टूल बनाया, टूल में
5 मतलब मैंने 5 स्केल का एक क्वेश्चनायर बनाया था। उसमें क्या लिखा था, कोई भी एक क्वेश्चन है तो उसमें बच्चे पूर्णतः सहमत हैं या सहमत हैं। फिर अगले में क्या आ जाएगा, अनिश्चित, फिर असहमत, पूर्णतः असहमत। 5 स्टेज ये दिए हैं। इनके अकॉर्डिंग मैंने उन्हें कोडिंग कर दी थी कि पूर्णतः असहमत हैं तो उसका 5 नंबर हो गया, असहमत है तो 4 नंबर हो गया, अनिश्चित है तो 3 हो गया और निश्चित है तो 2 हो गया और पूर्णतः निश्चित है तो 1 मार्क्स हो गए। इस तरह हमें नंबरिंग मिल जाती है। इससे हमें मात्रात्मक डेटा एकत्र हो जाता है, जिससे हम उसका एनालिसिस कर पाते हैं। ठीक है? या हम सारणी इस तरह हम फिर इसका टेबुलेशन करते हैं, मतलब सारणी बना देते हैं कि हमें मतलब किस प्रश्न का कितने बच्चों ने निश्चित आंसर दिया, कितनों ने अनिश्चित दिया, कितने बच्चे इस प्रश्न से पूर्णतः सहमत हैं। ये सब चीज़ें। फिर अंत में आता है डेटा का एनालिसिस करना। जब हमें पूरा टेबल बन गई है हमारी, उसके बाद हम एनालिसिस करने में भी ये देखते हैं कि हमारा जो डेटा है, वो गुणात्मक है या मात्रात्मक। अगर हमारा डेटा मात्रात्मक है, तो हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। टी टेस्ट लगाएँगे, एफ टेस्ट लगाएँगे या कोरिलेशन। टी टेस्ट कब लगाते हैं? जब 2 माध्ययों के बीच अंतर ज्ञात करना हो। एफ टेस्ट 2 से अधिक माध्ययों के बीच अंतर ज्ञात करने के लिए। ऐसे ही सहसंबंध क्या होता है? 2 चरों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए। इसी तरह बहुत सारी सांख्यिकी विधियाँ हैं, जिनकी हेल्प से हम एनालिसिस करते हैं डेटा का, ठीक है? फिर अंत में हमारे पास रिज़ल्ट आता है, तो वो राइटिंग अ रिपोर्ट। लास्ट में जो हमारा रिज़ल्ट आता है, उसी की व्याख्या करना, ये सब राइटिंग द रिपोर्ट में आ जाता है। मतलब कि हम अनुसंधान रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं। हम उसमें अपने अनुसंधान की जो हमारा निष्कर्ष निकला होता है उसकी व्याख्या करते हैं और अंत में उसका सामान्यीकरण कर देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मेरा टॉपिक था माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की समस्याओं का अध्ययन करना और मेरा निष्कर्ष ये निकला कि लड़कियों को शैक्षिक हो, व्यावसायिक हो या व्यक्तिगत, तीनों समस्याएं अधिक होती हैं लड़कों से। ठीक है? तो मैंने इसका सामान्यीकरण कर दिया कि पूरे उत्तराखंड के माध्यमिक स्तर की लड़कियों को या बालिकाओं को शैक्षिक, व्यावसायिक व व्यक्तिगत समस्याएँ अधिक हैं छात्रों से। ठीक है? इसे कहते हैं सामान्यीकरण। ये सब हो गया। थैंक यू वेरी मच।